नमस्कार आप सभी को आपके अपने YouTube चैनल अंकुश मैथमेटिक्स में आप सभी का स्वागत है। जल्दी से वीडियो को शेयर करिए ताकि अधिक से अधिक लोग जुड़ सके। वीडियो को लाइक भी करिए, हमें भी अच्छा लगेगा। और देखिए बाबू, आज के क्लास में मैं आपको मैथ टेस्ट 16 का डिस्कशन कराने वाला हूं। क्वेश्चंस का पीडीएफ हमारे टेलीग्राम चैनल पर अपलोड किया जा चुका है। अभी तक जो हमारे टेलीग्राम चैनल में ज्वाइन नहीं हुए हैं वो ज्वाइन हो सकते हैं। इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दिया हूं, आप उसके माध्यम से आप हमारे टेलीग्राम चैनल पर जुड़िए। वहां पर इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस का जो पीडीएफ होता है या डेली टेस्ट का जो पीडीएफ होता है, चैप्टर वाइज क्वेश्चंस जो भी आपका होता है वो सारा प्रोवाइड कराया जाता है। आपका डाउट को भी वहां पर क्लियर किया जाता है। अगर आपको मैथ्स में किसी भी प्रश्न में डाउट हो तो आप वो डाउट वाले क्वेश्चंस को आप शेयर करिए, वहां पर आपको आंसर मिल जाएगा। तो चलिए बिना देर किए हुए आज के क्लास को हम स्टार्ट करते हैं। और ये रहा आज का पहला प्रश्न आपके सामने, जरा ध्यान दीजिए। देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 1, ए बी सी की कुल आय 6060 रुपया है। आप देख सकते हैं कि ए बी सी का जो इनकम है, इनकम वो आपका 6060 रुपया है। आपको देखिए बाबू पता होनी चाहिए कि किसी भी व्यक्ति का जो इनकम होता है वो अपने आप में 100% होता है। ठीक है, आपको पता रहेगा। अब यहाँ पर जब क्वेश्चंस को पढ़िएगा तो प्रश्न में लिखता है कि उसका खर्च क्रमशः 80%, 85% तथा 75% है और उनकी बचत का अनुपात 5:6:9 है। यहाँ पर आप देख सकते हैं उनकी बचत के बीच का जो रेशियो है वो 5:6:9 है। किनके बचत के बीच? तो ए बी और सी के बचत के बीच। अब आप हमको जरा बताइए, सब लोग यहाँ ध्यान दीजिए कि ए कमाएगा बाबू कितना, जितने भी रुपए कमाएगा अपने आप में 100% होगा। 80% खर्च कर देता है, इसका मतलब 20% बचेगा। बी जो है जितने भी रुपए कमाएगा अपने आप में 100% होगा। 85% खर्च करता है, इसका मतलब बी का 15% जो है उसकी बचत है। सी जो है 75% खर्च करता है, इसका मतलब सी का 25% क्या है? बचत है। तो देखिए ए की बचत, बी की बचत, सी की बचत का रेशियो जो है 5:6:9 के बराबर है। ध्यान दीजिएगा, क्वेश्चंस में बचत का रेशियो रहेगा तो इधर हम बचत लिखेंगे। अगर ये खर्च का रेशियो रहता तो यहाँ पर 80%, यहाँ 85% और यहाँ 75% लिखते हैं। चलिए तो यहाँ पर हम क्या करने वाले हैं, ए बी सी का रेशियो लिखने वाले हैं। अब सवाल है कैसे लिख पाएंगे, जरा ध्यान दीजिए। देखिए बाबू, 5 से ये 4 बार में कट जाएगा और 5 से ये 3 बार में कट जाएगा और 5 से ये 5 बार में कट जाएगा। रेशियो है तो आपस में कटे तो आप काट सकते हैं। परसेंट भी खत्म हो गया। अब देखिए यहाँ पर हमको लिखना है ए अनुपात बी अनुपात सी लिखना है। अब देखिए 4a = 5 है। जैसे इसी का रेशियो ये है, 4a = 5 रहेगा तो a = क्या लिखेगा? 5/4। तो a का रेशियो हो गया बाबू 5/4। b का रेशियो हो गया 6/3। 3 से 6 को अगर काटेंगे तो 2 बार में कट जाएगा तो हम लिख सकते हैं 2/1। और यहाँ c का रेशियो 9/5 हो जाएगा। 9/5 हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर ये जो रेशियो मिला ना वो भिन्न में मिल गया। अब आप सीखिए कि जब रेशियो फ्रैक्शन में रहे तो उसको इंटीजर में कैसे चेंज करते हैं। बहुत ही आसान तरीके है, आप जरा ध्यान दीजिए। 4 और 5 का एलसीएम कितना होगा, जल्दी बोलिएगा? 20। आप 20 से क्या करिए, सारे भिन्न में मल्टीप्लाई कर दीजिए। 20 से आप क्या करिए, सारे भिन्न में मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये चीजें इंटीजर में बदल जाएगा। देखिए 4 से कटेगा 5 बार में, 5 पंचे कितना, जल्दी बोलिए बाबू? 25। ये 20 गुना कितना, जल्दी बोलिए? 40। और ये 5 से 4 बार में और 4 9 कितना, 36। तो मैं देख पा रहा हूं ये जो ए बी सी के बीच इनकम का रेशियो निकल चुका है। देखिए अगर अकेला ए अकेला बी अकेला सी रहे तो इनकम का लाएगा, और अगर 20% इसके साथ रहेगा तो बचत का लाएगा, और एक के साथ अगर 80% रहेगा तो खर्च का लाएगा। अब ये रहा टोटल इनकम और ये रहा इनकम के बीच का रेशियो। हमसे बोल रहा है ए का इनकम कितना होगा, तो सिंपली 6060 रुपए को इस रेशियो में क्या करेंगे, बांट देंगे। तो चलिए जल्दी से बांटिए। आप ये तीनों को जोड़िए तो मैं देख पा रहा हूं अगर हम तीनों को जोड़ते हैं तो 101 आ रहा है। इसका मतलब हम कहेंगे बच्चों की 101 रेशियो की वैल्यू कितना बाबू, 6060 रुपया। देखिए 101 से ही कट रहा है कितने बार में, 60 बार में। इसका मतलब 1 रेशियो 60 रुपए के बराबर है।
ए का इनकम पूछ रहा है तो ए का इनकम का रेशियो कितना है 25 है। आप हमको बताइए कि एक रेशियो अगर 60 रुपए के बराबर है तो 25 रेशियो की वैल्यू कितना होगा 25 गुणा 60 और 25 को अगर आप 60 से गुणा करते हैं तो 1500 रुपया के क्वेश्चन का आंसर है। तो उम्मीद है आपको ये प्रश्न समझ में आया होगा। देखिए बाबू आज मैं मॉर्निंग में मोटिवेशन क्लास का एक वीडियो अपलोड किया है, आप सब लोग जाकर के उस मोटिवेशन का जो वीडियो है मुश्किल से 8 से 10 मिनट का है उसको आप जरूर देखिएगा, वो आपके लिए रामबाण साबित होगा। देखिए बाबू जिंदगी में मोटिवेशन बहुत जरूरी है। अगर आप समय दर समय एक निश्चित अंतराल पर अगर आप मोटिवेट हो रहे हैं तो ये बहुत अच्छी बात है। आप अपने जिंदगी का जो कर सकते ख्वाहिश है, आपकी जो मुकाम है वो बहुत जल्द पूरा होता है। वो मुकाम में ये मोटिवेशन बहुत सपोर्ट करता है। और एक बात मैं आपको और बता दूं, मैं 2 दिन 4 दिन पर अक्सर कुछ नई नई चीज आपके सामने लेकर के आऊंगा। काफी लोग हमारे पास मैसेज किए व्हाट्सएप फेसबुक के थ्रू कॉल के थ्रू कि सर गांव में हम हैं और ये लॉकडाउन में कर सकते हैं बेहतरीन पढ़ाई नहीं हो पा रही है, मतलब रूटीन में अपने आप को हम ढाल नहीं पा रहे हैं। तो देखिए बाबू समय का हम सही ढंग से यूटिलाइज नहीं कर रहे हैं, मतलब इस तरह की कुछ इशू था। तो मैंने इसी पर एक छोटा सा वीडियो बनाया है, आप उसको जरूर देखिए, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन नंबर 2 की ओर बढ़ते हैं, आप जरा ध्यान दीजिएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो अलजेब्रा का प्रश्न है और लिखता है कि यदि a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर इक्वल टू 2 इंटू a माइनस बी प्लस सी माइनस 3, तो हमसे ये पूछ रहा है कि a प्लस बी प्लस सी का मान बताओ। ये क्वेश्चन है बाबू, a प्लस बी प्लस सी का मान पूछ रहा है, बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। और इसमें देखिए पहले आपको बेसिक जानकारी होना चाहिए, तब आप कर सकते हैं ट्रिक का प्रयोग करके चीज को और जल्दी कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा यहाँ पर जैसे मैंने लिख दिया a स्क्वायर ज्यों का त्यों उतार दिया और a का टर्म क्या है बाबू 2a, इस तरफ जब आएगा तो माइनस में आ जाएगा, लिखेंगे माइनस 2a और ये जो माइनस 3 है ना उसको इस तरफ ला दीजिए प्लस 3, तो प्लस 3 है तो उसमें से 1 मैंने यहाँ लिख दिया। फिर देखिए बी स्क्वायर और यहाँ पर गुणा करिए तो माइनस 2b, उसको इस तरफ लाएंगे तो हो जाएगा प्लस 2b प्लस 1। फिर देखिए सी स्क्वायर और प्लस में जो 2c है वो इस तरफ आएगा माइनस में, तो माइनस 2c प्लस 1 और दाहिने साइड कुछ नहीं बचेगा, 0 हो जाएगा। देखिए आपने उधर जो माइनस 3 था इस तरफ ला करके प्लस 3 कर दिया था, उसमें से प्लस 1 यहाँ प्लस 1 यहाँ प्लस 1 यहाँ, देख सकते हैं 3 पूरा हो गया। अब इतने को आप क्या लिख सकते हैं, सब लोग बता सकते हैं a माइनस 1 का होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं b प्लस 1 का होल स्क्वायर और इसको लिख सकते हैं c प्लस 1 का c माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0। अब देखिए बाबू ये एक स्क्वायर नंबर है, ab स्क्वायर नंबर है। आपको पता है कि जब कोई नंबर्स का स्क्वायर होता है तो वो पॉजिटिव बन जाता है, मतलब ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है, ये भी पॉजिटिव है और तीनों का सम कितना है 0। आप सोचिए कि नंबर्स भी पॉजिटिव होना चाहिए और सम भी 0 होना चाहिए, तो ये तभी संभव है जब e भी 0 होगा, e भी 0 होगा और e भी 0 होगा। समझ पा रहे हैं आपको? अब इसको हम 0 से इक्वेट करेंगे। देखिए यहाँ पर मैं डिटेल में लिख रहा हूँ a माइनस 1 का होल स्क्वायर इक्वल टू 0, तो बोलिए a का मान क्या होगा प्लस 1। ठीक उसी तरह इसको जब 0 से इक्वेट करेंगे तो b का मान माइनस 1 और इसको जब 0 से इक्वेट करेंगे तो c का मान प्लस 1। अब तीनों को जोड़ देना है तो बोलिए बाबू 1 और माइनस 1 जोड़ेंगे तो 0 और ये प्लस 1, यानी 1 इस क्वेश्चन का क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। तो उम्मीद है आप ये चीज को समझ पाए होंगे, ठीक है। यहाँ पर सिंपली देखिए बाबू करना क्या है, जब स्क्वायर के फॉर्म में आप लिख लीजिएगा तो चिन्ह को बदल के लिख दीजिएगा, वही आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। मतलब जो माइनस में 1 है वो प्लस 1 हो जाएगा, प्लस में 1 में जो है वो माइनस में हो जाएगा और ये जो माइनस में है वो प्लस में हो जाएगा। तो ये प्रश्न आपको उम्मीद है समझ में आया होगा। चलिए एक और बेहतरीन क्वेश्चन नंबर 3 को पढ़ते हैं। देखिए बाबू प्रश्न संख्या 3 जो है वो साधारण ब्याज का प्रश्न है और कहता है एक आदमी तीन स्कीम देखिए जिसका समय दे रखा है 6 साल, 10 साल और 12 साल, ठीक है। और अगर हम दर की बात करें, रेट की बात करें तो रेट दे रखा है कितना 10%, 12% और 15% की दर से निवेश किया और प्रत्येक स्कीम के अंत में उसको बराबर ब्याज प्राप्त हुआ, तो निवेश का अनुपात कितना है। देखिए बाबू
ब्याज बराबर प्राप्त हुआ, इसका मतलब यहां पर एसआई क्या है, समान है। एसआई जो है समान है। आप बात को समझिए। बात यह है ना कि जैसे एक आदमी के पास कुछ पैसा था, उसके पास 3 आदमी आया, उसने कुछ पैसा ए को भी दिया, उसमें से कुछ पैसा बी को दिया, और उसमें से शेष जो पैसा बच गया था वो सी को दे दिया। 6 साल के लिए, 10 साल के लिए, 12 साल के लिए, 10% की रेट से, 12% की रेट से, 15% की रेट से। लेकिन जब ये समय पूरा हुआ तो तीनों जब पैसा देने आया तो उसने ये ऑब्जर्व किया कि तीनों से जो प्राप्त ब्याज है वो क्या है, समान है। तो कभी भी एसआई समान रहेगा और आपसे प्रिंसिपल का रेशियो कहेगा। प्रिंसिपल का मतलब क्या कि आपने तीनों को जो धन दिया है उसके धनों के बीच का अनुपात क्या है, P1 अनुपात P2 अनुपात P3। तो वैसी स्थिति में याद रखिएगा 1/R1 T1 अनुपात 1/R2 T2 अनुपात 1/R3 T3। ठीक है बाबू, ये चीज आप ध्यान में रखिएगा, बहुत ही कर सकते हैं, बेहतर कंसेप्ट है, वीवीआई कंसेप्ट है, आप जरा ध्यान दीजिए। देखिए वैसे तो मैं YouTube पर सिंपल इंटरेस्ट का सारा टाइप मैं आपको पढ़ा चुका हूं, बस मिसलेनियस बचा हुआ है, तो आप ये चीज को भी YouTube पर जाकर के देख सकते हैं। अगर आपसे सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चंस, कंपाउंड इंटरेस्ट का क्वेश्चंस नहीं बनता है या कम बनता है तो आप एक बार जरूर विजिट करिए, मेरी ये प्रयास वहां पर किया गया है जिससे कि आपसे क्वेश्चंस बनना शुरू हो जाए। चलिए तो देखते हैं यहाँ पर 1/R1 T1 मतलब पहला रेट पहला टाइम, बोलिए वो 10 छक 60। R2 T2 तो बोलिए 12 दाम को कितना 120। 1/R3 T3 मतलब ये दोनों गुणा करेंगे 15 12 है 380। देखिए 60 से एक बार में, 60 से दो बार में और 60 से तीन बार में कट गया। अब बताइए 1/1 1/2 1/3 क्या आ गया, फ्रैक्शन आ गया ना। अभी मैंने सिखाया है कि जब फ्रैक्शन रहे तो इंटीजर में बदलने का तरीका क्या है, तो सिंपली हर का क्या करिए, एलसीएम करिए। कितना होगा 1 2 3 का एलसीएम 6, और 6 से यहां भी गुणा, यहां भी गुणा, यहां भी गुणा। चलिए 6 से अगर यहां पे गुणा करेंगे तो 6 बन जाएगा, और 6 से यहां गुणा करेंगे तो 2 से कट जाएगा 6 3 बार में, और 6 से यहां गुणा करेंगे 3 से कट जाएगा 2 बार। यानी यही आपके क्वेश्चंस का आंसर हो जाएगा 6:3:2। उम्मीद है आपको ये क्वेश्चंस बहुत ही बेहतरीन समझ में आया होगा। अगले क्वेश्चंस पर बढ़ते हैं, आप जरा ध्यान देखिए बाबू। क्वेश्चन नंबर 4 का आंसर याद कर लीजिए, 6 होगा आपका। प्रश्न क्या कहता है, किसी वृत्त के बाहर चारों ओर निहित त्रिज्या का कितना वृत्त बनाया जा सकता है जो वास्तविक वृत्त तथा दो और वृत्त को स्पर्श करता है। देखिए क्वेश्चन कहने का अर्थ ये है कि एक सर्कल है और ये सर्कल के बाहर और कितना सर्कल बनाया जा सकता है जो ये जो मूल सर्किल है इसे भी स्पर्श करे और अगल बगल के दो सर्किल को भी स्पर्श करे, तो वैसे वृत्त की संख्या 6 होता है। आपको याद होगा, याद हो गया होगा उम्मीद। देखिए एक यहाँ पर, 2 आपका कर सकते ऐसे हो गया, 3 ऐसे हो गया, 4 जो है इस ढंग से हो गया, 5 जो है इस ढंग से हो गया, और 6 जो है आपका इस ढंग से हो गया। और यहाँ पर जितने भी सर्किल्स आपको दिख रहे हैं वो सारा का जो त्रिज्या है वो क्या होना चाहिए, समान होना चाहिए, समान होना चाहिए। ठीक है, त्रिज्या क्या होना चाहिए, समान। अब कुछ लोग कहते सर त्रिज्या समान नहीं होगा, तो फिर वैसी स्थिति में 6 नहीं होगा और ये चीजें ज्यादा हो सकता है, या फिर हम उसके बारे में कुछ नहीं कर सकते। रेडियस समान हो तो एक वृत्त के, ये वृत्त है, इसके बाहर में कितना वृत्त खींचा जा सकता है जो इसे भी टच करे और अगल बगल के दो वृत्त को स्पर्श करे, तो ऐसी स्थिति में बाबू कितना होगा, 6। इस बात को ध्यान में रखना है। और यहाँ पर जितने भी सर्कल्स दिख रहे हैं सबका रेडियस बराबर बराबर है। फोटो में हो सकता है कोई छोटा बड़ा दिखे, अलग बात है, और रेडियस अलग अलग हो ऐसा प्रश्न एग्जाम में नहीं पूछेगा क्योंकि वो चीजें पॉसिबल नहीं है निकालना। ठीक है, तो चलिए अगले क्वेश्चन पर बढ़ते हैं, आप जरा ध्यान दीजिएगा, बस ये 6 आंसर होगा, आप इसको याद रखना। देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 5 रेस का बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन से कहता है 1000 मीटर की एक स्पर्धा में, मतलब हम ये कह सकते हैं कि रेस जो है वो 1000 मीटर का है। 1000 मीटर क्या है, रनर को दौड़ना है। कहता है P ने Q को 100 मीटर की शुरुआत दी। देखिए P शुरुआत देता है Q को, मतलब ये हुआ P कहता है Q को कि तू हमसे 100 मीटर आगे जाके खड़ा होगा। मतलब ये हुआ कि जैसे P
अगर यहां से दौड़ेगा तो Q जो है वो 100 मीटर आगे से दौड़ेगा। बात को समझिए, P Q को 100 मीटर का स्टार्ट दे रहा है, मतलब कह रहा है Q को कि तू 100 मीटर आगे से दौड़ो, हम यहीं से दौड़ेंगे। और आगे बढ़िए, क्वेश्चन और क्या कहता है पढ़िएगा, R को 150 मीटर की शुरुआत देता है। P जानते हैं Q को 100 मीटर की शुरुआत दे रहा है, मतलब 100 मीटर आगे Q को खड़ा कर रहा है, और R को 150 मीटर आगे खड़ा कर रहा है, मतलब R को सपोज मान लेते हैं यहाँ पे खड़ा कर रहा है, मतलब यहाँ से यहाँ की जो दूरी है ना वो आपका 150 मीटर है। और जानते हैं कि दौड़ना रेस कहाँ तक दौड़ना है, 1000 मीटर, यहाँ से यहाँ के बीच की दूरी 1000 मीटर। तो आप हमको बताइए बाबू कि Q जो है 100 मीटर आगे है, तो इसको दौड़ना है मात्र कितना, 900 मीटर दौड़ना है, जल्दी बताइए। और R यहाँ से 150 मीटर आगे है, मतलब इसको दौड़ना है कितना, तो 850 मीटर दौड़ना है। इस बात को समझ पा रहे हैं? अरे 1000 मीटर का रेस है, 150 मीटर की पहले से आगे है, मतलब इसको और दौड़ना है कितना, 850, और इसको दौड़ना है कितना, 900। अब यहाँ पर जरा ध्यान दीजिए, प्रश्न क्या कहता है, कहता है 1000 मीटर की रेस में, 1000 मीटर के रेस में Q R को कितना मीटर की शुरुआत दे सकता है। तो आप हमको बताइए बाबू कि R Q से कितना आगे है, बोलिए ये 100 है और ये 150 है, मतलब 50 मीटर आगे है। तो यहां पर हम कह सकते हैं Q, यहां हम ये कह सकते हैं Q 900 मीटर के रेस में, Q 900 मीटर के रेस में 50 मीटर का स्टार्ट दे रहा है। समझ पा रहे बात को? यहां पर हम कहेंगे Q के बारे में कि 900 मीटर के रेस में 50 मीटर का स्टार्ट दे रहा है, इसलिए 1000 मीटर के रेस में कितने का देगा, 1000 मीटर के रेस में कितने का देगा, यही मेरा क्वेश्चन है। Q को दौड़ना है 900 मीटर, अरे देखिए ना Q कितना दौड़ना 900, और R है कितना, 50 मीटर आगे, मतलब 900 मीटर के रेस में अगर 50 मीटर का स्टार्ट दे रहा है तो 1000 मीटर के रेस में कितने का स्टार्ट देगा। तो सिंपली ऐसे लिखना है कि 50 और बटा में कितना 900 और गुणा में कितना 1000। देखिए बाबू इसको काटिए, तो नीचे में 2 जीरो और ऊपर में 2 जीरो खत्म हो गया, और ये 50 गुना 10 500, 500 में 9 से क्या करना है, भाग देना है। तो चलिए भाग देते हैं, 9 पंचे 45 और 5 पे 0 50, तो 9 पंचे 45 यानी 55.5 बटा 9 मीटर का स्टार्ट देगा। यही आपके क्वेश्चन का आंसर है। देखिए तो कौन सा ऑप्शन होगा, ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। तो उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को भी समझे होंगे। देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 6, सबसे पहले तो आप ये जानिए कि टोटल काम जो होता है वो आदमी की संख्या और गुणा समय होता है। ये बात आप माइंड में सेट कर लो, आदमी की संख्या गुणा समय होता है। मैं देख पा रहा हूं कि 60 आदमी किसी काम को 40 दिन में कंप्लीट करता है। बोलिए बाबू आदमी कितना है 60, और 40 दिन में काम को कंप्लीट कर दिया, तो मैंने आदमी की संख्या और समय को मल्टीप्लाई कर दिया। बोलिए कितना हो गया 2400, और ये रहा आपका टोटल वर्क, ये रहा टोटल वर्क। अब प्रश्न क्या कहता है, आप जरा ध्यान समझिए। प्रश्न यही कहता है कि टोटल वर्क 2400 है, ये बात तो हम समझ गए। अब कहता है कि वे साथ मिलकर काम करना शुरू करते हैं, तो आदमी क्या वो था 60 को था ना, यानी 60 आदमी मिलकर काम करना शुरू करता है। परंतु प्रत्येक 10 दिन के बाद 5 आदमी छोड़ करके चले जाते हैं, तो काम कितने दिन में पूरा होगा। देखिए बाबू प्रत्येक 10 दिन के बाद 5-5 आदमी छोड़ते चल जा रहा है, मतलब ये हुआ कि पूरा जो आदमी 60 वो था वो 10 दिन काम किया, फिर जानते हैं 5 आदमी छोड़ दिया, तो 60 आदमी में से 5 आदमी छोड़ दिया, तो बचा कितना 55 आदमी, और ये 55 आदमी भी 10 दिन किया। फिर 5 आदमी छोड़ दिया 55 में, तो 50 आदमी बचा, और ये भी 10 दिन काम किया। फिर 50 में 5 आदमी छोड़ दिया, तो 45 आदमी, और ये भी 10 दिन काम किया। जानते हैं ऐसा ये जो सिस्टम है तब तक चलता रहेगा जब तक कि 2400 काम कंप्लीट ना हो जाए। आपको ये देखना है कि 2400 कब कंप्लीट होगा, और वही आपका समय का है। चलिए ध्यान दीजिए, यहाँ पर बाबू कितना हो गया, इसको जोड़िए 600 हो गया, और यहाँ पर कितना हो गया 550 हो गया, यहाँ पर कितना हो गया बाबू 500 हो गया, और यहाँ पे कितना हो गया 450। 45 आदमी 10 दिन किया है, अब 5 आदमी जब चला जाएगा तो 40 आदमी बच जाएगा। देखते हैं
अभी तक 2400 पूरा हुआ है कि नहीं हुआ? तो 600 और 500 कितना? 1100। 1100 और 550 और 450 अगर आप जोड़ देते तो 1000, यानी 2100 हो गया। अरे हुआ कि नहीं? जल्दी से बोलिए ना। 600 और 500 1100 और 1000 दोनों मिलाकर के 2100। लेकिन कितने आदमी है बाबू? 2400, सॉरी टोटल काम कितना है? 2400। तो यहां तक हम कह सकते हैं कि 2100 काम हो चुका है। यहां तक 10 10 20 और 10 30 और 10 40 दिन। 40 दिन में जो है 10 20 30 40, 40 दिन में 2100 काम हो चुका है। जानते हैं 300 काम और करना है। 300 काम और करना है। अगर आप 40 आदमी से 10 दिन कराते हैं, 10 दिन कराते हैं तो 400 काम होगा। क्या आपको 400 काम कराना है? क्या आपको 400 काम कराना है? नहीं कराना है। आपको 300 काम ही कराना है। तो समय कितना लगेगा? क्या पूरा 10 दिन लगेगा? कभी नहीं लगेगा। अरे 10 दिन जब करेगा तो 400 काम होगा, फिर 2100 400 2500 हो जाएगा। क्या 10 दिन पूरा लगेगा? नहीं लगेगा। देखिए कैसे लिखते हैं, 10 गुना ये समय को लिख देंगे। अब कितना काम करना है? तो कहिएगा सर 300 काम करना है। उसको लिख दीजिएगा ऊपर। जो बचा हुआ काम रहेगा 300 उसको लिखिएगा ऊपर, और जितना हो सकता है उसको कहां लिखिएगा? ये बात को याद रखिएगा। डबल जीरो खत्म। देखिए 30 में 4 से भाग दिए तो 7.5, तो 40 में 7.5 जब जोड़ दिए तो 47.1/2 दिन आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। फिर से मैं ये चीज को बता रहा हूं यहां पर, याद रखिएगा 10 20 30 40 दिन। और अगर ये 40 आदमी 10 दिन करेगा तो 400 काम होगा, लेकिन हमको करना है मात्र कितना? 300। क्यों? क्योंकि यहां तक जोड़ने पर 2100 पूरा हो जा रहा है, टोटल काम 2400। तो जितना काम बचा हुआ रहेगा उसको लिखिएगा ऊपर, और जो काम हो सकता है उसको कहां लिखिएगा? नीचे। और यहां जो टोटल टाइम रहेगा उसके साथ गुणा कर दीजिएगा, आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 7 क्या कहता है? लिखता है x √2 into क्यूब रूट ऑफ 4, फिर 2 into अंडर रूट क्यूब रूट ऑफ 4 into डॉट 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 इंफिनिटी। तो हमसे ये पूछ रहा है कि x का मान बताओ। हमसे ये पूछ रहा है कि x इज इक्वल टू व्हाट? x इज इक्वल टू व्हाट? ये हमसे पूछ रहा है। अब बाबू यहां पर आप इस तरह के प्रश्न में जब चीजें इंफिनिटी टाइम्स रिपीट हो तो हम ये देखते हैं कि कौन सा टर्म बार बार रिपीट कर रहा है। तो देख लीजिए यहां पर सिंगल टर्म रिपीट नहीं कर रहा है, ये डबल डबल टर्म रिपीट कर रहा है। स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्यूब रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 2, सॉरी एक जगह ये मिस्टेक है, स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्यूब रूट ऑफ 4, स्क्वायर रूट ऑफ 2 क्यूब रूट ऑफ, मतलब यहां पे दो दो टर्म क्या हो रहा है? बार बार रिपीट कर रहा है। तो बताइए बाबू ये टर्म, फिर ये टर्म, फिर इस तरह का ये टर्म कितने बार रिपीट कर रहा है? तो आप कहिएगा सर ये तो अनंत बार रिपीट कर रहा है। और ये अनंत बार रिपीट कर रहा है तो सब किसके बराबर है? x के बराबर है। तो आप हमको बताइए कि अनंत चीजें x के बराबर है, अगर उसमें से एक निकाल करके पूछे कि बताओ अब किसके बराबर है, तो आपका जवाब होगा अभी भी अनंत के बराबर। समुद्र को मैं दिखाऊं, पूछो इसमें कितना पानी है, तो आप कहिएगा सर इसमें अनंत पानी है। एक लोटा निकाल के पूछे बताओ अब कितना पानी है, तो क्या अनंत माइनस एक लोटा होगा? अनंत ही होगा आपका। तो कहने का अर्थ ये है कि अगर पूरा ये अनंत टर्म x के बराबर है, अनंत टर्म अगर x के बराबर है तो एक टर्म छोड़ दीजिए। एक टर्म अगर हम छोड़ दिए तो यहां से यहां तक भी किसके बराबर होगा? तो कहिएगा x के बराबर होगा। तो मैं क्या करूंगा, एक टर्म को लिखा और ये भी x के बराबर होगा, तो यहां मैंने लिख दिया सीधे x। ठीक है, अब यहां पर देखिए धीरे से इसको सॉल्व कर दीजिए। स्क्वायर रूट हटाने के लिए हम क्या करते हैं? स्क्वायरिंग। तो बोलिए स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या होगा? x स्क्वायर, और इधर स्क्वायरिंग करेंगे तो स्क्वायर रूट कट जाएगा 2 और इनटू क्यूब रूट ऑफ 4x होगा बाबू। अब देखिए फिर अब क्या करना है, ये क्यूब रूट है तो क्यूब रूट हटाने के लिए हम क्या करेंगे? क्यूबिंग करेंगे। तो बोलिए जब इसका पावर 3 करेंगे तो 3 दूना कितना हो जाएगा? 6, x के पावर 6, और इसका पावर 3 करेंगे तो 2 का क्यूब 8, और इसका पावर 3 करेंगे तो क्यूब रूट कट जाएगा, कितना हो जाएगा? 4x। समझ पा रहे हैं बात को? देखिए एक x इधर
और एक x इधर कट गया, लेकिन फिर भी x पर पावर 5 है कि नहीं? अब 8 चौके 32 बोलो, 32 को 2 के पावर 5 लिख सकते हो। अब देखिए ये 5 5 खत्म हो गया, x का मान कितना 2। सब सेटिंग रखता है। देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 8 क्या कहता है, दिए गए रबर बैंड की लंबाई ज्ञात करें जबकि रबर बैंड टाइटली बंधा हुआ है और वृत्त की त्रिज्या कितना है 5 सेंटीमीटर। आप सारे ऑप्शन को देखिए तो ऑप्शन जो है वो पाई के फॉर्म में। देखिए बाबू फिगर इसी तरह का है, यहाँ पर 1 2 3 4 5 6 सर्कल है और सारे सर्कल का जो रेडियस है वो 5 सेंटीमीटर है और ये सर्कल के बाहर बाहर कर सकते हैं रबर बैंड जो है टाइटली बंधा हुआ है। ये रबर बैंड से ये 6 सर्कल को बांध दिया गया है और आपसे पूछ रहा है बताओ ये रबर बैंड की लंबाई कितना होगा। देखिए ये एसएससी प्रश्न इस तरह का अक्सर पूछता है, आप जरा ध्यान दीजिए। देखिए बाबू ये सर्कल का सेंटर यहाँ पर ये होगा, इस सर्कल का सेंटर ये होगा और इस सर्कल का सेंटर यहाँ पर ये होगा। आप अगर यहाँ से इसको मिला देते हैं, ठीक है, एक तरफ समझिए तो ये आपका क्या है बाबू स्पर्श रेखा है वृत्त पर। आप यहाँ से त्रिज्या खींच दीजिए। आपको पता है कि स्पर्श रेखा पर ज्योमेट्री का थ्योरम है कि स्पर्श रेखा पर खींची गई त्रिज्या लंब होती है, पता है ना। यहां से भी क्या करेंगे हम बाबू स्पर्श रेखा खींच देंगे, सॉरी स्पर्श रेखा नहीं त्रिज्या खींचेंगे और वो क्या होगा इस स्पर्श रेखा पर लंब होगा। बात को समझ पा रहे हैं? अब बताइए कि त्रिज्या 5 है तो यहां से यहां तक 5 और ये पूरा डायमीटर हो गया, व्यास तो कितना होगा 10 और फिर यहां पे कितना हो गया 5 हो गया। तो आप हमको बताइए ये लंबाई कितना होगा 5 + 10 15 और 5 20। अगर यहां से यहां तक की लंबाई अगर 20 हो गया तो बाबू आप हमको बताइए यहां से यहां तक की लंबाई कितना होगा 20 होगा। ठीक उसी तरह आप यहां से क्या करेंगे ऐसे लंब डालेंगे, आप यहां से ऐसे लंब डालेंगे, फिर ऐसे मिला देंगे, फिर यहां से इस पे आप लंब डालेंगे, फिर यहां से आप इस पे लंब डालेंगे और यहां से इसको क्या करेंगे आप मिला देंगे। बोलिए उसी तरह अगर ये 20 है तो यहां से यहां तक ये भी 20 होगा और यहां से यहां तक ये भी 20 होगा। सिमिलरली इसी प्रकार तो बोलिए रबर बैंड की लंबाई निकालना है तो यहां से यहां तक रबर बैंड की लंबाई 20, यहां से यहां तक रबर बैंड की लंबाई 20 और यहां से यहां तक रबर बैंड की लंबाई 20। तो 20 + 20 + 20 कितना हो जाएगा वो 60 हो जाएगा, 60 हो जाएगा प्लस। कहिएगा अभी रबर बैंड और बचा हुआ है, जैसे देखिए इस जगह पर जो रबर बैंड है इसकी लंबाई अभी तक आप नहीं निकाले, इस जगह पर जो रबर बैंड है इसकी लंबाई नहीं निकाला और यहाँ पर जो रबर बैंड है इसकी लंबाई नहीं निकाला। ध्यान समझिए, एक समझ गया, तीनों तरफ से वही चीज है। देखिए यहाँ पर ये भी 90 डिग्री और ये भी 90 डिग्री, ठीक है। अब बताइए बाबू ध्यान दीजिए सब लोग, ये आपका क्या है तो यहाँ पर 5 है, ये भी कितना है 5 है। अब देखिए यहाँ पर ये 20 और ये 20 तो आपको लग रहा है ये और ये बराबर तो समबाहु त्रिभुज हो जाएगा और जब समबाहु त्रिभुज हो जाएगा तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण क्या डिग्री होता है 60 डिग्री होता है। मतलब ये एंगल कितना होगा 60, ये एंगल कितना होगा 90 और उसी तरह से इधर भी 90 होगा, 90 90 90 90 आयत बन जाएगा ये 90। तो बताइए एक पॉइंट के चारों तरफ कितना बनता है 360 और 360 में 90 और 90 180 और 60 कितना 240, तो बचा कितना 120 बच गया। इसका मतलब यहाँ पर एंगल 120 होगा, यहाँ पर एंगल 120 होगा और यहाँ पर एंगल 120 होगा। आप हमको बताइए 120 और 120 360 होता है। मतलब ये वाला पोर्शन और ये वाला पोर्शन जानते हैं जब तीनों सटेगा ना तो एक सर्किल का निर्माण कर देगा। अगर ये तीनों की लंबाई निकालना है तो सीधे आप एक सर्कल का परिधि लिख दीजिए और सर्कल का परिधि होता है 2 पाई r। बोलिए r का मान 5 सेंटीमीटर यहाँ पर हम पुट कर देंगे तो 60 + 5 2 या 10 पाई आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। 60 + 10 पाई आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए बाबू आपको अगर इसमें तनिक भी कहीं प्रॉब्लम हुआ है तो जब क्लासेस समाप्त हो जाएगा तो YouTube पर ये वीडियो रिकॉर्डेड रहेगा, आप वीडियो को बैक करके 2 बार 3 बार जितनी बार आप चाहें देख सकते हैं, ठीक है। देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 9, 8 व्यक्तियों के समूह में से 2 21 वर्ष और 23 वर्ष की आयु के 2 व्यक्तियों को 2 नए व्यक्तियों से बदल देने पर इसकी औसत आयु में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाएगी। देखिए सिंपल सी बात है, 8 व्यक्तियों का एक ग्रुप था और इसमें से 2 व्यक्ति
एक 21 साल का था और दूसरा 23 साल का था। अगर आप ये दोनों को जोड़ देते हैं तो कितना हो जाएगा वो 44 वर्ष हो जाएगा। ये 44 वर्ष ये दोनों का उम्र हो गया। और जानते हैं क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि इन दोनों व्यक्ति जिनका उम्र 44 साल था को दो नए व्यक्तियों से बदल दिया जाता है। और मतलब ये दोनों व्यक्ति को हटा करके और इसके जगह पर दो व्यक्ति को लाया जाता है। और जानते हैं क्वेश्चन क्या कर रहा है, लाने से औसत में 2 वर्ष की वृद्धि हो जाती है। देखिए बाबू, औसत 2 साल से बढ़ रहा है, इसका मतलब ये है कि जितने भी लोग हैं वो सब में 2-2 साल का वृद्धि हो रहा है। तो बोलिए 8 लोगों का ग्रुप है, 2 गया और 2 आ गया, तो संख्या तो 8 ही रहा, लेकिन औसत में 2 की वृद्धि का मतलब ये हुआ 8 गुना 2 16 वर्ष का क्या हुआ बाबू, वृद्धि हो गया। तो आप हमको बताइए कि 2 नए लोगों आने से 16 साल का वृद्धि हो गया। इसका अर्थ यह है कि जो 2 व्यक्ति आया है ना नया वाला, उसका उम्र जाने वाले से 16 ज्यादा है। जो नए 2 व्यक्ति आए हैं उनका उम्र जाने वाले से 16 साल ज्यादा है, तभी तो 16 बढ़ा है। तो जल्दी से यहाँ पर 16 जोड़ दीजिए, तो 6 + 4 10 का 0 1 4 1 5 और 1 6, कितना हो गया वो 60 वर्ष। और 60 वर्ष जानते हैं क्या आया, नए व्यक्ति का उम्र आ गया। नए 2 व्यक्ति जो आए हैं उनका उम्र हो गया 60 वर्ष। आपसे बोलता है कि नए 2 व्यक्तियों का एवरेज बताओ, तो सिंपली हम 60 में 2 से भाग कर देंगे और उत्तर कितना हो जाएगा 30 वर्ष। उम्मीद है आप ये क्वेश्चंस को समझ पाए होंगे। देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 10 में जो आपको बता रहा हूं, आप जरा ध्यान से समझिएगा। सबसे पहली चीज तो आपको ये याद रखना है कि sin पावर 4 प्लस cos पावर 4 थीटा लगा दी इक्वल टू 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा और sin पावर 6 थीटा प्लस cos पावर 6 थीटा इक्वल टू 1 माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा इंटू यहां भी होगा cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, तो ये चीज को आप क्या करिए, याद रखिए। देखिए a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर बना करके इसको तोड़ेंगे तो ये प्राप्त हो जाएगा, और यहाँ पर a क्यूब प्लस b क्यूब बना के तोड़ेंगे तो ये चीज प्राप्त हो जाएगा। तो ये 2 बातें हैं। और मैं आपको बता दूं, हमारे ख्याल से अभी तक प्रीवियस में 50 प्रश्न ऐसे पूछे होंगे लगभग, जिसमें पावर 4 और पावर 6 का प्रयोग होता है। क्यों नहीं, इसकी वैल्यू को हम याद करेंगे, आज भी यहाँ से प्रश्न आता है। अब सीधे क्या करना है, जो क्वेश्चन हमसे पूछ रहा है उसमें सेट करना है। चलिए, क्वेश्चन सबको दिख रहा है, 3 ये चीज है, तो इसके बदले हम उसको सेट कर सकते हैं 1 माइनस 2 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। फिर देखिए बाबू, प्लस 2 इंटू ये है पावर 6 वाला है, तो इसके बदले हम लिख सकते हैं 1 माइनस 3 sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। ठीक है, और प्लस में क्या होगा बाबू, 12 है sin स्क्वायर थीटा इंटू cos स्क्वायर थीटा। समझ पाए बात को? अब देखिए यहां पर मैं जो बता रहा हूं जरा ध्यान समझिएगा। देखिए, अगर इसको इसके साथ गुणा करेगा 3 गुना 6 माइनस 6 sin स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर, और फिर जब इसको इसके साथ गुणा करिएगा तो 2 दिया 6 माइनस 6 sin स्क्वायर cos स्क्वायर। तो माइनस 6 sin स्क्वायर cos स्क्वायर यहां और माइनस 6 sin स्क्वायर cos स्क्वायर यहां का दोनों को जोड़ेंगे तो माइनस में हो जाएगा 12 sin स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर, और ये प्लस 12 sin स्क्वायर इंटू cos स्क्वायर से खत्म हो जाएगा। समझ पा रहे बात को? तो बोलिए 3 एकम कितना, 3 और 2 एकम कितना, 2, उत्तर कितना हो जाएगा 5। तो उम्मीद है आप इस क्वेश्चंस को बहुत आसानी से इसको याद रखने पे कर सकते हैं। तो देखिए बाबू, इसको आप याद भी रखिएगा, नहीं तो एक और क्या तरीका हो सकता है मैं आपको बता रहा हूं, जरा ध्यान दीजिएगा। और में क्या तरीका हो सकता है, तो देखिए सिंपली कुछ नहीं करना है, और में ध्यान दीजिए, आप थीटा का मान क्या करिए 0 डिग्री या 90 डिग्री पुट कर दीजिए। एक ये भी नियम है, पुटिंग मेथड, वैल्यू पुटिंग मेथड। अगर क्वेश्चंस में साइन और कॉस दिखे तो थीटा के जगह पे 0 या 90 को ले लीजिए। तो चलिए हम यहाँ पर थीटा के जगह पे 0 लेते हैं, जहां जहां थीटा होगा वहां वहां 0 रखिए। जल्दी बोलिए, तो देखिए 3 जल्दी बोलिए, यहाँ पर क्या होगा, साइन पावर 4 थीटा, तो साइन में 0 लगाएंगे तो हो जाएगा 0, और प्लस cos 0 का मान होता है 1, और 1 पे पावर 4 करेंगे तो 1 ही ना होगा। फिर देखिए प्लस 2 sin पावर 6 थीटा, थीटा की जगह पे 0 रखेंगे तो sin 0 का मान 0,
चाहे पावर कितना भी रहे, और फिर cos पावर 6 थीटा, थीटा का जब 0 रखेंगे तो cos 0 का मान 1 होता है, ठीक है। और प्लस में क्या होगा 12, देखिए यहाँ पर अगर हम रखते हैं 0 तो sin 0 का मान होता है 0, और इनटू यहाँ पर कितना हो जाएगा 1। अब बोलिए 0 से जब गुणा होगा तो 0 ना हो जाएगा, तो बोलिए 3 एकम 3 और 2 एकम 2, उत्तर कितना हो गया 5। तो आप एक इस भी तरीके से क्वेश्चंस को बहुत आसानी से कर सकते हैं। देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 11 क्या कहता है, 60 छात्रों से उसके पसंद के खेल चुनने के लिए कहा गया, तो उसका विवरण इस प्रकार है। जानते हैं जब पूछा गया तो फुटबॉल चुनने वाले, फुटबॉल पसंद करने वाले 15 लोग, क्रिकेट पसंद करने वाले 12 लोग, तैराकी जो स्विमर है वो पसंद करने वाले 12 लोग, और बास्केटबॉल पसंद करने वाले 11 लोग, और एथलेटिक्स जो है वो पसंद करने वाले 10 लोग। आप ये सभी को जोड़ दीजिए तो 5 2 7 और 2 9 और 1 10 का 0 1 हो गया, और 1 2 3 4 5 और 1 हासिल 6 हो गया। यानी टोटल कर सकते हैं कितने लोग हैं बाबू, 60 लोग हैं। और डाटा पाई चार्ट में दर्शाया गया है। आपको पता है कि पाई चार्ट में जो सेंटर पर कोण बनता है 360 डिग्री का बनता है। इसका मतलब टोटल जो 60 लोग हैं ना, 60 लोग जो है वो 360 डिग्री का कोण बना रहा है। तो एक लोग जो है वो 6 डिग्री का कोण बना रहा है, 60 से 6 बार में कट जाएगा। एक लोग 6 डिग्री का कोण बना रहा है, तो क्वेश्चन कह रहा है फुटबॉल के लिए किस कोण के लिए प्रयोग किया जाएगा, मतलब फुटबॉल पसंद करने वाले लोग के लिए कितने एंगल का प्रयोग किया जाएगा। तो एक रेशियो 6 डिग्री के बराबर है, तो बोलिए वो 15 रेशियो जो है, 15 रेशियो है वो 15 छठा कितना 90 डिग्री के बराबर। तो उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को समझ पाए होंगे। 90 डिग्री आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 12 हम कह सकते हैं ज्योमेट्री का बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है। और प्रश्न ये कहता है कि ए बी सी में ट्रायंगल है, डी और ई, ए बी और ए सी पर दो ऐसे बिंदु हैं। सबसे पहले देखिए आप फिगर बनाइए, क्वेश्चंस को पढ़ के फिगर बना लेंगे, समझिए आधा प्रश्न आपसे बन गया। तो ए बी सी क्या है बाबू, एक ट्रायंगल है, और कहता है डी और ई, ए बी और ए सी पर दो ऐसे बिंदु हैं। देखिए डी जो है और ई, ए बी और ए सी पर ऐसे बिंदु हैं कि DE पैरेलल टू BC, डी और BC क्या है पैरेलल है। अब क्वेश्चन क्या कहता है कि ABC को दो बराबर क्षेत्रफल में डिवाइड करता है, ठीक है। तो हमसे ये पूछ रहा है कि AD और BD का रेशियो कितना होगा, और ये आपका CGL मेंस 2015 में पूछ चुका है। देखिए बाबू ये जो लाइन D है ना, वो पूरे ट्रायंगल ABC को दो बराबर भाग में विभाजित कर रहा है, मतलब इसका क्षेत्रफल अगर 1 होगा तो इसका भी क्षेत्रफल कितना होगा 1 ही होगा। समझ पा रहे बात को। अब मेरी बात को ध्यान दीजिए, यहां पर हम लिखते हैं ट्रायंगल ABC और यहां पे लिखते हैं ट्रायंगल ADE। अब यहां पर मैं लिखता हूं एरिया। आप हमको बताइए त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल कितना होगा, तो 1 और 1 कितना होगा 2 होगा। रेशियो में लिखना चाह रहा हूं, त्रिभुज ADE का क्षेत्रफल कितना होगा तो 1 होगा, ठीक है। अब यहां पर देखिए ये दोनों ट्रायंगल जानते हैं क्या सिमिलर है, ये छोटा वाला त्रिभुज और बड़ा वाला त्रिभुज समरूप है। कोई कहेगा कैसे, तो हम सीधे कह देंगे एंगल कैटेगरी से। देखिए ये एंगल और ये एंगल संगत कोण से बराबर है, और ये कोण और ये कोण संगत कोण से बराबर है। वैसे ये दोनों त्रिभुज में कॉमन है, तो एंगल क्राइटेरिया से दोनों ट्रायंगल सिमिलर हो गया। और आपको पता है कि जब दो त्रिभुज समानुपाती होता है तो जो भुजा का रेशियो होता है ना, वो क्षेत्रफल के वर्गमूल के रेशियो होता है। पता है ना सभी को, पता होना चाहिए आपको कि भुजा का जब रेशियो लिखना होता है तो क्षेत्रफल के रेशियो का वर्गमूल कर देते हैं। यानी हम कह सकते हैं भुजा का रेशियो हो गया √2:1। यानी हम कह सकते हैं यहां से यहां तक बड़ा वाला त्रिभुज की भुजा √2 और छोटा वाला त्रिभुज की भुजा हो जाएगा रेशियो 1। समझ पा रहे बात को। अब हमसे क्वेश्चंस में क्या पूछ रहा है कि AD का मतलब यहां से यहां तक, तो AD का रेशियो कितना है बाबू 1 है। और BD तो बोलिए पूरा यहां से यहां तक √2 है, उसमें से अगर इस 1 को हम घटा देते हैं तो क्या BD का नहीं मिलेगा, तो √2 - 1 हो जाएगा। ध्यान दीजिए √2 - 1, और यही आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। देखिए जल्दी से बताइए इसका उत्तर क्या होगा।
1:√2-1 ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। तो उम्मीद है आप इस क्वेश्चन को बहुत बेहतरीन ढंग से समझे होंगे और मैं बहुत बेहतरीन तरीके से समझा भी पा रहा हूँ। अगर आप इस चीज को समझे हैं और अभी तक जो लोग लाइक नहीं किए हैं जल्दी से आप लाइक बटन को प्रेस करिए और हम अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं। देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 13, ए और बी एक वृत्ताकार मैदान के एक निश्चित बिंदु से प्रातः 8 बजे एक दूसरे की विपरीत दिशाओं में चलना प्रारंभ करें। ध्यान दीजिएगा, ये एक सर्किल है और दो आदमी है, एक ए है जो इस डायरेक्शन में और दूसरा आदमी बी है जो इस डायरेक्शन में। 8 बजे जो है 8 टाइम में दे रखा है, 8 बजे चलना शुरू करता है एक साथ एक ही बिंदु से। अब प्रश्न क्या कहता है कि ए की जो चाल है, ध्यान दीजिए पढ़िएगा, 2 चक्कर प्रति घंटा है और बी की जो स्पीड है वो 3 चक्कर प्रति घंटा। इसका अर्थ यह है कि ए 1 घंटे में 2 चक्कर लगा सकता है और बी 1 घंटे में 3 चक्कर लगा सकता है। अब प्रश्न इसके बाद क्या कहता है, जरा ध्यान से पढ़िएगा सब लोग। तो कहता है 9:30 बजे से पहले वे कितने बार एक दूसरे से मुलाकात कर चुके होंगे। देखिए बाबू, 9:30 बजे से पहले वे एक दूसरे से कितने बार मिल चुके हैं। आपको पता है कि यहाँ पर डायरेक्शन जो है वो क्या है, जल्दी बोलिए, अपोजिट। डायरेक्शन अपोजिट है और आपको पता है जब दो व्यक्ति का डायरेक्शन अपोजिट रहता है तो स्पीड जुड़ जाता है। तो 3 और +2 जोड़िए बाबू जल्दी, कितना हो जाएगा 5 और इसका मतलब क्या हो गया 5 चक्कर प्रति घंटा। अगर दोनों एक दूसरे के कह सकते हैं कॉरस्पॉन्डिंग 5 चक्कर प्रति घंटा लगा रहा है, इसका मतलब 1 घंटे में 5 बार मिल रहा है, 1 घंटे में 5 बार मिल रहा है। तो क्वेश्चन क्या कर रहा है कि 9:30 बजे से पहले, 9:30 से पहले मतलब 1.5 घंटे, 8 बजे चला है और 9:30 से पहले मतलब 1.5 घंटे से थोड़े पहले। तब बोलिए सिंपली कि 1 घंटा में 5 चक्कर, मतलब 1 घंटा में 5 चक्कर लगाने का मतलब क्या है कि 5 बार मुलाकात। तो अगर हम 9:30 बजे लेते हैं तो कितना हो जाएगा 1.5 घंटा, 1 घंटा में 5 बार तो 1.5 घंटा में 5 डेढ़ 7.5 बार, 7.5 बार। आप हमको बताइए क्या चक्कर की संख्या पॉइंट में होता है? नहीं ना। और वैसे भी 1.5 घंटे 1 मिनट थोड़ी बोल रहा है, 9:30 से पहले मतलब आंसर जो होगा वो मेरा 7.5 बार ना होकर के कितना होगा बाबू 7 बार। अगर 9:30 बजे भी कहता ना तो भी उत्तर 7.5 बार नहीं होता, क्योंकि मुलाकात की संख्या हमेशा इंटीग्रल होती है। 7 मुलाकात हुआ, समझ पा रहे बात को? चलिए तो अगले क्वेश्चन पे बढ़ते हैं, जरा ध्यान दीजिए। देखिए बाबू, क्वेश्चन नंबर 14 एक बहुत ही बेहतरीन प्रश्न है और कहता है एक व्यक्ति एक चीज को 96 रुपए में इस तरह बेचता है कि लाभ प्रतिशत और सीपी का संख्यात्मक मान बराबर है। देखिए 96 रुपए बेच रहा है, मतलब सेलिंग प्राइस जो है वो 96 रुपया है और कॉस्ट प्राइस और प्रॉफिट परसेंट क्या है समान। ठीक है, तो एक कह सकते हैं आपको ट्रिक मैं यहाँ पर बता रहा हूँ और बहुत ही बेहतरीन ट्रिक है, बहुत कम समय में आप चीज को कर सकते हैं, आप ध्यान दीजिएगा। तो क्रैम रूल और प्रॉफिट परसेंट आपस में इक्वल है, तो वैसी स्थिति में जो सीपी होता है वो आपका होता है, याद रखिएगा 10 √ 25 प्लस एसपी माइनस 50। ठीक है, अब देखिए मैं YouTube पर प्रॉफिट एंड लॉस जब पढ़ाऊंगा तो इस बात को मैं प्रूव भी करके दिखाऊंगा। ठीक है, और ये बहुत आसान चीज है, बहुत कुछ टफ नहीं है, ये चीज हमेशा होता है, याद रखिएगा। देखिए यहाँ पर 10 है और जब एसपी की जगह पर 96 बैठाएंगे तो 96 और 25 कितना होगा वो जल्दी जोड़ के बोलिएगा। तो 6 और 5 11 का 1 और 9 2 11 है 12, 121 हो गया और माइनस 50। अब देखिए 121 का वर्गमूल 11, 11 को 10 से गुणा करेंगे 110 और 110 में से 50 अगर हम घटा देंगे तो 60 रुपये। क्रैमूल कितना हो गया 60 रुपये। मतलब अगर क्रैमूल और प्रॉफिट परसेंट बराबर हो तो वैसी स्थिति में कॉस्ट प्राइस कितना होगा 60 रुपया होगा। अब हमसे प्रश्न क्या कहता है, कहता है कि यदि पहले से दुगने लाभ प्रतिशत पर बेचे तो नया भी क्रैमूल होगा। देखिए बाबू सीपी और प्रॉफिट परसेंट बराबर है, मतलब सीपी अगर 60 रुपया आया ना तो यही कह सकते हैं प्रॉफिट परसेंट भी कहलाएगा। मतलब समझिए प्रॉफिट भी कितना हुआ है तो 60% हुआ है। और प्रश्न में साफ लिख रखा है कि यदि पहले से दुगना लाभ प्रतिशत पर बेचे तो नया भी क्रैमूल कितना होगा।
बात को समझिए, नया सेलिंग प्राइस पूछ रहा है और कह रहा है कि पहले से दुगना लाभ प्रतिशत पर बेचे, यानी पहले 60% लाभ पर बेचा गया है तो अब 120% लाभ पर बेचा गया। तो बोलिए बाबू यहां पर ध्यान दीजिए जरा कि 60 रुपया जो है क्रय मूल्य है कि नहीं, और इसको 120% लाभ पर बेचना, 120% लाभ पर, 60% पहले का लाभ है, दुगना लाभ पर बेचना है 120% लाभ पर, तब विक्रय मूल्य कितना होगा। तो देखिए 100% तो क्रय मूल्य होता है और 120% अगर लाभ कमाना है तो 220% में बेचना होगा। अगर 20% बेचना होता तो गुना क्या करते 120 बटा 100, वैसे ही 100 में 120 जोड़ेंगे 220 बटा 100। देखिए ऊपर में 2 जीरो, नीचे में 2 जीरो, 22 छक 132 और 132 रुपया आपके क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। देखिए वो 15 नंबर में क्या बोल रहे हैं, x एक विषम पूर्णांक है। जब विषम पूर्णांक है तो 1 3 5 7 कुछ भी हो सकता है। ऑप्शन नंबर ए कहता है कि 5x - 2 5x - 2 एक सम पूर्णांक है। तो ऐसा करिए ना, एक से की जगह पर 1 ले लीजिए, तो 5 एकम 5 में से 2 घटा 3 आया बाबू, और कहता है कि एक सम पूर्णांक है, मतलब गलत है तो विषम आ रहा है। बी नंबर ऑप्शन क्या है, 5x² + 2, तो आप x के को 1 रखिए तो 5 एकम 5 + 2 7, कह रहा है विषम पूर्णांक है, मतलब यही क्या हो जाएगा आपका सही हो जाएगा। आप x के जगह पर कोई भी विषम संख्या रख के देख लीजिए, 3 रखिए तो 3 का स्क्वायर 9 पंचे 45 और 2 47, विषम आ रहा है कि नहीं आ रहा, इसका मतलब बी नंबर ऑप्शन आपका सही हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन नंबर 16 जो है आपका लॉग का है और क्वेश्चन है कि 16 का पावर log of 5 to the base 4 और इसकी वैल्यू कितना होगा। तो देखिए बाबू आप एक कंसेप्ट याद रखिएगा, log का बेस कितना है 4 है, तो ये जो आपको घातांक का बेस दिख रहा है इसको भी आप 4 बनाइए। तो बोलिए 16 को आप क्या लिख सकते हैं, 4 का स्क्वायर और क्या हो जाएगा log of 5 to the base 4। ठीक है, घातांक का बेस और log का बेस बराबर है ना, इसको आप एक स्टेप में और ऐसे लिख सकते हैं कि log के साथ जब संख्या गुणा में होता है तो गुणा पावर में चला जाता है, यानी हो जाएगा log और 2 चला जाएगा पावर में, तो 5 का स्क्वायर कितना, जल्दी बोलिए 25 और बेस में कितना हो जाएगा 4। अब आप देख सकते हैं कि ये दोनों क्या है, बराबर है। log का नियम है बाबू, log भी मैं आपको YouTube पर पढ़ा चुका हूं, जो लोगों को log में प्रॉब्लम होता है आप log का मैंने 2 पार्ट पढ़ाया है, वीडियो को देखिए, आपसे क्वेश्चंस बनने शुरू हो जाएगा। ठीक है, तो चलिए जब ये दोनों इक्वल होता है तो ऐसी स्थिति में यही आपके क्वेश्चंस का आंसर होता है। लॉग का नियम है, उत्तर आपका कितना हो जाएगा 25। मतलब सिंपली क्या करना है कि यहाँ का बेस और यहाँ का बेस को बराबर कर दीजिए और वैसी स्थिति में लॉग के साथ जो नंबर्स रहेगा वही आपका आंसर करना है। देखिए बाबू क्वेश्चन नंबर 17 का है, कोई धन राशि 3 वर्ष में, देखिए बाबू टाइम जो है वो 3 साल दे रखा है, अपने से 8 गुना हो जाता है, मतलब 1 रुपया था 8 रुपया हो गया, बढ़ा कितना 7 रुपया, इसको बोलेंगे सिंपल इंटरेस्ट, जो बढ़ता है उसको सिंपल इंटरेस्ट। तो आपसे क्वेश्चंस में क्या पूछ रहा है कि दर बताओ, आपसे पूछ रहा है दर बताओ, एकदम सिंपल सा सोचना है कि दर बराबर फॉर्मूला क्या होता है, तो कहिएगा ब्याज गुणा 100 और बटा में मूलधन, मूलधन कितना 1 रुपया था ना, और समय कितना 3 साल। अब देखिए 700 में आप 3 से भाग कर दीजिए, आपके प्रश्न का उत्तर हो जाएगा। कौन सा उत्तर होगा बाबू, फिर से मैं एक बार पढ़ रहा हूं, कोई धनराशि 3 वर्ष में 8 गुना हो जाएगा, मतलब 1 रुपया था सो 8 रुपया हो गया, ठीक है ना। अब देखिए ऐसे, देखिए बात यह है कि इस क्वेश्चन में हमारे ख्याल से उत्तर नहीं मिल पा रहा है, ठीक है, आंसर नहीं मिल पा रहा है, और मैंने कंसेप्ट लगाया है किसका, एसआई का, और एसआई का कंसेप्ट लगाने से उत्तर नहीं मिल रहा है, तो शायद ये प्रश्न आपका सीआई पर जाए। जैसे इस क्वेश्चन में कुछ नहीं लिखा है, तो अगर ऑप्शन नहीं मिल रहा है तो हम सीआई पे काम करेंगे। चलिए सीआई पे काम करते हैं। तो क्वेश्चन क्या बोलेगा, 8 गुना हो जाता है, मतलब प्रिंसिपल 1 है तो अमाउंट कितना हो जाएगा 8, और हमसे क्या पूछा है रेट। तो अब सीखिए कि सीआई में जब इस तरह का प्रश्न होता है कैसे बनाएंगे। बोलिए बाबू टाइम दिया है 3 साल, तो सिंपली हम क्या करेंगे, क्यूब रूट कर देंगे। बोलिए 1 का क्यूब रूट कितना 1 और 8 का क्यूब रूट कितना 2, और यहाँ पर परसेंट वृद्धि निकाल देंगे। बोलिए बढ़ा कितना 1 बटा 1 गुणा 100, यानी 100% आपका क्या कहलाएगा, रेट कहलाएगा। तो आप सीख गए दोनों चीजें कि जब एसआई में रहता है इस तरह का प्रश्न तो रेट कैसे निकालते हैं, और सीआई में रहता है तो कैसे निकालते हैं। कुछ नहीं करना है,
प्रिंसिपल और अमाउंट जब दिया रहे तो समय देखते हैं, 3 साल है तो क्यूब रूट कर देंगे, और क्यूब रूट करने के बाद जो आएगा उसमें परसेंट वृद्धि करा दीजिएगा, वही आपका क्या कहलाएगा रेट। और 100% मैं देख रहा हूं क्वेश्चंस में है, मतलब ये प्रश्न कहीं ना कहीं सीआई से है। उत्तर कौन सा होगा? डी हो जाएगा। तो देखिए बाबू क्वेश्चन 3 जो आपका 18, 19 और 20 है, इसको आप बना लेंगे, अक्सर हम बताते रहते हैं। तो चलिए आज की क्लास को यहीं पे समाप्त करते हैं, फिर से मिलेंगे, धन्यवाद।